हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रह्मास्त्र क्लासेस। कैसे हैं आप? मैं विदित नारायण पथौलिया जीए के सुपर डोज के साथ एक बार फिर हाजिर हूं ब्रह्मास्त्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम करंट अफेयर्स को लगातार अलग अलग वीडियोस में समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस प्रकार से पैरा ओलंपिक में क्या हो रहा है, बुक्स कौन कौन सी रिलीज हो रही हैं, बुक्स कौन कौन सी पब्लिश हो रही हैं, नई बुक्स कहाँ किसकी नियुक्ति हो रही है, किसी फेमस पर्सनालिटी अगर डेथ हो रही है तो हम वो भी जान रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें एग्जाम में आती रहती हैं। और आगामी जितने भी हमारे एग्जाम होने वाले हैं, बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, पुलिस में, इन सब की जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको इस यूट्यूब चैनल से मिलती रहेंगी। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको एग्जाम्स में मदद मिल सके। तो आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा जीए के सुपर डोज में। गुजरात सरकार ने हाल ही में लगभग 1000 करोड़ की लागत से कौन सी योजना शुरू की है? ठीक है, योजनाओं से क्वेश्चन आते रहते हैं, कई प्रकार की योजनाएं अलग अलग गवर्नमेंट लेके आती है। पिछले वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत सी योजनाओं के बारे में बताया हुआ है। तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने 1000 करोड़ की लागत से एक योजना स्टार्ट की है। काफी फेमस योजना हुई है, न्यूज में आप देख रहे हैं। तो कई न्यूज़पेपर्स में इसके लिए आर्टिकल भी आए हैं, इसको इंस्पायर करने के लिए लोगों को, इस योजना के लिए। तो इस योजना का नाम है वतन प्रेम योजना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन में देश प्रेम योजना भी दिया है, लेकिन देश प्रेम योजना बात एक ही है, लेकिन नाम नहीं है। नाम है उसका वतन प्रेम योजना। तो गुजरात सरकार ने 1000 करोड़ की लागत से वतन प्रेम योजना शुरू की है। वतन प्रेम योजना के बारे में आपको बताऊं, पहले तो चलिए गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात के सीएम कौन है? मेन आपको यही आना चाहिए याद, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो विजय रूपाणी गुजरात के सीएम हैं, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और साथ ही अगर यहाँ गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के गवर्नर हैं। कहाँ के गवर्नर हैं? गुजरात के। आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं और सीएम है विजय रूपाणी है, यहाँ पे रानी लिख दिया है गलती से, तो इसको आप सही कर लीजिए, रूपाणी। इन क्वेश्चंस के साथ ही क्वेश्चंस रिवाइज करते रहिए, ये अच्छा तरीका है जीए पढ़ने का, चीजों को रिलेट करते हुए। विजय रूपाणी जीए का टॉपिक नहीं है, अभी हाल ही में नहीं बने हैं वो, ना ही आचार्य देवव्रत हाल ही में बने हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम जीए के साथ पढ़ते रहेंगे तो हमारी जीएस भी अच्छी होती जाएगी। तो आंसर है वतन प्रेम योजना, 1000 करोड़ की लागत से स्टार्ट हुई है। चलिए बात कर लेते हैं योजना के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना में पर्सनल जो प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसके तौर पर गवर्नमेंट चीजों को आगे बढ़ाएगी। गुजरात में रह रहे और गुजरात के बाहर रह रहे, देश के बाहर रह रहे गुजरातियों से ये अपील की जा रही है, उनको इस योजना के तहत यह बताया जा रहा है कि वो योगदान दें देश को आगे बढ़ाने में, स्टेट को आगे बढ़ाने में, पैसा लगाएं अपना। और अगर आपके पास पैसा है, आप इस लेवल पे हैं कि आप पैसा देना चाहते हैं किसी स्कीम को, तो आप दें और गवर्नमेंट भी इसमें अपना सहयोग करके उस स्कीम को आगे बढ़ाएगी। जैसे वतन प्रेम योजना के तहत भारत सहित विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग, ठीक है, कौन से लोग? ये गुजरात के सीएम ने शुरू किए, तो गुजराती लोगों के लिए गुजराती लोग 60% तक धनराशि की सहायता से स्मार्ट क्लास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक हॉल, मिड डे मील रूम, आंगनवाड़ी, पुस्तकालय, व्यायाम, झील का सौंदर्यीकरण, काफी प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जिनमें अपील की जा रही है बाहर रहने वाले गुजरातियों से या गुजरात में रहने वाले गुजरातियों से कि आप 60% पैसा अगर इसमें लगाने को तैयार हैं तो 40% पैसा गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाएगा और ये एक वेलफेयर के लिए आपका काम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? पानी की टंकियां बनवाएंगे, सौर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, ट्यूबवेल का निर्माण करवाएंगे, में अपना योगदान कर सकेंगे, जबकि राज्य सरकार शेष 40% आर्थिक सहायता का योगदान परियोजना के लिए प्रदान करेगी। ये विजय रूपाणी जी हैं, ये मोदी जी हैं, आप देख रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो वतन प्रेम योजना, लोगों को अपील की जा रही है अपने वतन से प्रेम करने का, ये एक एक्सप्रेस करने का तरीका है कि अगर आपके पास पैसा है तो बच्चों के लिए स्कूल बनवाएं, ट्यूबवेल लगवाएं, स्ट्रीट लाइट लगवाएं, आंगनबाड़ियां बनवाएं और गवर्नमेंट इसमें 40% पैसा देगी। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो विजय रूपाणी वहां के सीएम हैं और
वतन प्रेम योजना स्टार्ट हुई है गुजरात में 1000 करोड़ की लागत से। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं, ठीक है, सभी को मालूम है कोविड-19 एक महामारी है जो काफी 2-3 सालों से हमारे देश को, पूरे विश्व को परेशान करके रखा हुआ है। पूरा जनजीवन, पूरी दिनचर्या, एक नया सिस्टम ही बदल गया है, बच्चों के स्कूल भी नहीं खुल पा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं, ठीक है, अब इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ दवाएं हैं, ऐसी दवाओं को किस मंत्रालय के योजना के तहत वितरित करने का अभियान शुरू किया गया है। उस मंत्रालय ने क्या किया है, इन दवाओं को जन जन के पास घर घर जाकर बांटने का काम कर रही है कि अगर आप ये दवाएं लेते रहेंगे तो आप एक हद तक कोरोना से बचे रहेंगे, और अगर कहीं आप गलती से उनकी चपेट में आ गए तो आपके शरीर में ऐसी एंटीबॉडीज होंगी जो कोरोना महामारी से लड़ सकेंगी, ठीक है। तो वो इसका जो सही आंसर है, पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा गृह, तीसरा शिक्षा और चौथा है आयुष मंत्रालय। तो आप आयुष और स्वास्थ्य में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि दोनों इनके काम हैं, ठीक है, लेकिन आयुष मंत्रालय इसका सही उत्तर है। आयुष मंत्रालय, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? आयुष का जो है वो फुल फॉर्म होता है ना, ए से आयुर्वेदिक, आयुर्वेद कर सकते हैं, आयुर्वेद यूनानी, आयुर्वेद यूनानी, और योग, सॉरी वाई से जो है योग है। ये दोनों यहां आपस में इंटरकनेक्ट हो गए थे। यूनानी, एस से है सिद्धा या सिद्ध जिसको बोलते हैं, और होम्योपैथी। तो यहीं पर ये सब चीजें आप रिवाइज करते चलिए कि आयुष क्या है। आयुष एक मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय की स्थापना जो है, आयुष मंत्रालय की स्थापना 2014 में हुई थी। आयुष विभाग का विस्तार करके बनाई गई थी। हाल ही में इसके मंत्री कौन हैं? इसके जो मंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया है, मतलब आंसर उसमें कहीं से भी आ जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप सब बता सकते हैं। कोविड-19 के तहत रोग निरोधी दवाएं कौन सा मंत्रालय बांट रहा है? आयुष मंत्रालय। क्या है इसका पूरा नाम? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। बना कब था? 2014 में। मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और बचा क्या है? ठीक है, आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। आयुष मंत्रालय ने 2 सितंबर 2021 को देश भर में 75 लाख लोगों को, ठीक है, 75 लाख लोगों को आयुष निरोधी दवाएं, आहार और जीवन शैली पर लिखित दिशा निर्देश वितरित करने के लिए अभियान शुरू किया है। 2 सितंबर से ये चालू हो गया है। इसमें 75 लाख लोगों को ये दवाएं देंगे, उनको आहार और जीवन शैली पर लिखित दिशा निर्देश देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको आहार जाके खाना भी देंगे, वो केवल उनको निर्देश देंगे कि आपको खाना कैसा खाना है, इसमें जीवन शैली आपकी कैसी होनी चाहिए। इस पर एक अभियान शुरू हुआ है ताकि उन्हें 60 वर्ष की आयु और उससे अधिक आयु के लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद मिले। एक्चुअली बात वही है, कोविड-19 का प्रकोप है, उससे बचने के लिए आयुष मंत्रालय ने फ्री में दवाएं बांटने का एक अभियान शुरू किया है, जिसका टारगेट उन्होंने 75 लाख रखा है। 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई थी। सर्बानंद सोनोवाल इसके मंत्री हैं, ठीक है। क्वेश्चन एकदम क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयुष मंत्रालय याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ओलंपिक खेलों से आया है, याद रखिए। हाल ही में ओलंपिक गेम हुए हैं, पैरा ओलंपिक की बात नहीं चल रही है इसमें। अगर पैरा ओलंपिक लिखा होता तो हम पैरा ओलंपिक के बारे में बात कर रहे होते, केवल ओलंपिक लिखा है। तो ओलंपिक भी इसी वर्ष 2021 में टोक्यो में संपन्न हुए हैं। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीन बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अगर आपको याद हो, रिकॉल कराता हूं, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि हाल ही में एक और अभी जो पैरा ओलंपिक चल रहे थे, पैरा ओलंपिक में कौन थी? अवनी लेखरा, ये पैरा ओलंपिक में थी। ये बता क्यों रहा हूं अभी? क्योंकि बात ब्रांड एम्बेसडर की चल रही है। तो ओलंपिक में से किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, लवलीन को। वो किस राज्य की है ये बताने से पहले बता दूं कि अवनी लेखरा को भी, जिन्होंने गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर राइफल में,
10 मीटर एयर राइफल में। इनको भी तो बनाया है, अगर आपको याद हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बेटी बचाओ पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वो किसने बनाया है? राजस्थान सरकार ने। एक क्वेश्चन यहीं पर रिकॉल हो गया पूरा। और अगला क्वेश्चन है कि लवलीन गोहेन को किस राज्य ने बनाया है? तो जैसे ये जयपुर की रहने वाली थी इसलिए राजस्थान सरकार ने बनाया था, ऐसे ही आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूम हो कि लवलीन कहाँ की है लवलीना, तो लवलीना असम की हैं और असम सरकार ने ही इनको समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, क्लियर हो गया। देख लेते हैं आगे। टोक्यो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है मुक्केबाजी में। 5 कांस्य पदक जीतने वाली लवलीन बोरगोहेन को असम में समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 23 वर्षीय मुक्केबाज। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि लवलीना क्या करती हैं, किस गेम को रिप्रेजेंट करती हैं? तो मुक्केबाजी में है और कांस्य जीता है ओलंपिक में। असम के गोलाघाट जिले में रहने वाली हैं और पहली असमी है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। ये पहली असम राज्य से कोई है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है उस राज्य के लिए भी, इसलिए उस राज्य ने इनको समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया ताकि लोग इंस्पायर्ड हो सके इनसे। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? ठीक है, डिफेंस एक्सपो, अगर आप डिफेंस एक्सपो के बारे में जानते हो तो इसमें क्या होता है, अलग अलग देश पार्टिसिपेट करते हैं और अपने देश, उनके देश के रक्षा विभाग वहां पर आके, उस एक्सपो का मतलब होता है प्रदर्शनी, अपने द्वारा बनाई गई डिफेंस की जितने भी उनके चीजें हैं जिनसे वो एक अपने आप को मजबूत डिफेंस प्रदान करते हैं, अपने देश को मजबूत बनाते हैं डिफेंस में, उनकी प्रदर्शनी लगाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, वो उनका वर्किंग का कैसे होता है, किस प्रकार से वो लॉन्च की जाती हैं, हवा से हवा में की जाती हैं, हवा से धरती से हवा पे की जाती हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे हैं। हाल ही में अगर आपको बताऊं, कुछ दिनों पहले बेंगलुरु में एरोस्पेस वाला हुआ था जिसमें हमने एयर डिफेंस एक्सपो लगाया था, और इसके पहले भी साल 2018 में भी आई थिंक नोएडा में इसका एक्सपो लगा था, और अभी फिर से 2022 में एक आयोजन होने जा रहा है। वो किस राज्य में होगा 2022 में, लेकिन तैयारियां अभी से करनी पड़ेंगी, काफी बड़ा होता है ये प्रोग्राम। ठीक है, तो ये होने जा रहा है कहां पर? ये होने जा रहा है गुजरात में। गुजरात के बारे में बता चुका हूं आपको, विजय रूपाणी वहां के सीएम हैं। तो हो क्या रहा है इसमें, आइए देख लेते हैं। गुजरात की डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं, 2022 तक काम आएगा आपके लिए। अभी इसकी घोषणा हुई है, लेकिन ये फरवरी या मार्च के आसपास वहां पर ये एक्सपो लगने वाला है। इसकी तैयारियां अभी से की जाएंगी। कई सारे देश आके इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और देश के गृह मंत्री भी ने इसकी घोषणा की है। भारत में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री हैं वहां के विजय रूपाणी। इस संबंध में रक्षा उत्पादन विभाग और गुजरात सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। जो अपना डिफेंस डिपार्टमेंट है, रक्षा विभाग उत्पादन जहां पर होता है, प्रोडक्शन करते हैं हम लोग हथियारों का, मिसाइल्स का, जो कुछ भी हम बनाते हैं अपने डिफेंस के लिए, और रक्षा सरकार हमारी जो गुजरात सरकार है उनके बीच एक समझौता हुआ है। इस कार्यक्रम में लगभग 100 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। करीब 100 देश गुजरात में आकर, उनके रक्षा विभाग के रिप्रेजेंटेटिव आकर वहां पर इस एक्सपो में भाग लेंगे, तो एक इंडिया के लिए बड़ी बात है। ठीक है, याद रखिए डिफेंस एक्सपो। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पुराने एक्सपो की कुछ तस्वीरें हैं। बेंगलुरु नोएडा वाले रक्षा मंत्री हैं वहां पर उद्घाटन कर रहे हैं, और ये जितने भी प्रकार के आप देख रहे हैं मिसाइल्स हैं और भी बंदूकें हैं, जो अलग अलग प्रकार की गन्स हैं, उन सबको यहाँ पे दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रदर्शनी है एक तरीके से, कुछ मॉडल भी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? देखिए, फिल्म सिटी के बारे में आप जानते हैं। फिल्म सिटी जो होती है वहां पर इस प्रकार के सेटअप बनाए जाते हैं कि जैसे कभी कभी अपन को लगता है कि ये शूटिंग जो चल रही है ये कहीं विदेश में चल रही है, कहीं फॉरेन में चल रही है, पेरिस में चल रही है, क्योंकि वहाँ पर वहाँ के ऐसी चीज़ें बना देते हैं कि ऐसा लगता है कि हम वहीं उसी देश में ही शूटिंग हुई होगी। लेकिन हमारे देश के अंदर ही कुछ ऐसी फिल्म सिटी हैं जहाँ पर ऐसे सेट बनाए गए हैं, वहाँ जाके आपको लगेगा कि आप लंदन में आ गए हैं, आप पेरिस में आ गए हैं, आप यूनिवर्सिटी में आ गए हैं ऑक्सफोर्ड की, इस प्रकार का आपको वहाँ लगेगा। तो एक और फिल्म सिटी जो है वो उसकी घोषणा हुई है। देखिए, घोषणा तो बहुत होती है फिल्म सिटी के भी। हाल ही में नोएडा फिल्म सिटी की घोषणा भी हुई थी।
काम चल रहा है वहां भी, और एक और इसी के 700 करोड़ रुपए की फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है, जो कि हिमाचल प्रदेश से हुई है। हिमाचल प्रदेश में फिल्म सिटी प्रस्तावित हो गई है, यहां पर भी एक फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। हिमाचल प्रदेश है उसकी जो राजधानी है वो है शिमला, और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? हिमाचल प्रदेश के सीएम जो है जयराम ठाकुर है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ये तो बात हो गई जीएस की। अभी जीए में बात क्या चल रही थी, हिमाचल प्रदेश में जल्दी फिल्म सिटी बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने मैसर्ज पिटारा टीवी, एक पंजाबी चैनल है मैसर्ज पिटारा टीवी, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, टीवी पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो मैसर्ज पिटारा टीवी है, प्रोडक्शन हाउस है इनका, ये पिक्चर्स बनाती है, चैनल है इनका, ठीक है, के साथ करार किया है। इसमें पिटारा टीवी, कौन सी टीवी? पिटारा टीवी 100 करोड़ का निवेश करने वाली है। ये आप देख सकते हैं कुछ, एक जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है रामोजी फिल्म सिटी। हमारे यहाँ फिल्म सिटी मुंबई में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में रामोजी है, नोएडा में प्रस्तावित है, हिमाचल प्रदेश में फिर से एक प्रस्तावित हो गई है। ये रामोजी फिल्म सिटी है, ये सबसे बड़ी फिल्म सिटी है हमारे इंडिया की। आप देख रहे हैं बाहुबली टाइप के सेट यहाँ पूरे ऐसे कैसे लगे हुए हैं, और ये आपको लगेगा जैसे फॉरेन में कहीं आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ट्राम वगैरह चल रही है। तो ये बहुत विशाल क्षेत्र में बनी हुई है, टिकट लगता है इसका घूमने का, आप पूरा का पूरा इसको घूम सकते हैं। कुछ बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स जो है यहाँ पर शूट हुई हैं। तो जयराम ठाकुर सीएम है हिमाचल प्रदेश के, शिमला वहाँ की राजधानी है। पिटारा टीवी के द्वारा 100 करोड़ के निवेश के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार ने फिल्म सिटी की घोषणा कर दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, देखिए एक्सरसाइज आ गई है। कौन सी एक्सरसाइज? ऐसी एक्सरसाइज नहीं जो हम घर पे करते हैं सुबह सुबह, ये एक्सरसाइज होती हैं डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं ये, ठीक है। इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज ब्राइट स्टार तो गवर्नमेंट ने कोई योजना शुरू की हुई होगी। देखिए हमने हाल ही में अभी काजिंद के बारे में पढ़ा है ना, कजाकिस्तान और इंडिया, अल्जीरिया और इंडिया के बीच नेवल एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा जो कि अल्जीरिया में हुई। कजाकिस्तान और इंडिया के बारे में पढ़ा, काजिंद 21 के बारे में। एक और है, ये एक्सरसाइज है ब्राइट स्टार, किस देश में आयोजित है, और ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इसमें कोई एक या दो देश नहीं शामिल होते हैं, इसमें 20-20, 25-25 देश साथ में सैन्य अभ्यास करते हैं, और ये हर 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष बाद होती है। एक देश है, इस देश के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसका नाम है इजिप्ट, या हिंदी में इसको मिस्र बोलते हैं। इजिप्ट जिसकी राजधानी है काहिरा, इसकी राजधानी क्या है? काहिरा। इजिप्ट की राजधानी है कायरा। इजिप्ट में हर 2 वर्ष के बाद एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है। तो याद रखिए इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऐसा पूछ ले, मिस्र में हाल ही में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास होने जा रहा है, इसका नाम क्या है? तो आपको ब्राइट स्टार याद रखना चाहिए, ठीक है, ब्राइट स्टार। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो मिस्र में हर 2 साल में एक बार आयोजित होता है, हर 2 साल में, ठीक है, आयोजित होता है। इस वर्ष के अभ्यास में देखिए यूएसए आ रहा है, और यूएसए के साथ 21 देश और भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों की सेनाएं खड़ी हुई हैं। पिछली बार का ये सैन्य अभ्यास है इनका, इसकी मैंने इमेज लगाई हुई है। तो याद रखिए यूएसए किस में पार्ट कर रहा है इस बार? ब्राइट स्टार में। ब्राइट स्टार कहाँ होता है? इजिप्ट में। इजिप्ट की राजधानी काहिरा, 2 साल में एक बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। पत्रकारों के लिए अगला क्वेश्चन है, पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य में लागू हुई है? ठीक है, जो जर्नलिस्ट होते हैं वो भी देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। कोरोना महामारी के टाइम पर उन्होंने अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाया है। जहां पर लोग बाहर निकलने से डर रहे थे, वहां पर पत्रकार पहुंच जाते थे और आपको न्यूज़ आप तक पहुंचाते थे, देश की खबरें आप तक पहुंचाते थे। तो उनके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ करती रहती है। इसीलिए एक सरकार है, एक राज्य है, उस राज्य सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष योजना लागू की है। तो आपको नाम बता दूं उस राज्य का, उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। भूपेश बघेल,
ये कुछ चीज़ें हैं जो आप हमेशा याद रखिए। मैंने गुजरात के बारे में बात किया तो विजय रूपाणी के बारे में बताया, जयराम ठाकुर के बारे में बताया, मैंने हिमाचल प्रदेश की बात की, अभी भूपेश बघेल के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात चल रही है, ताकि क्वेश्चन एक से ना रह के 3 से 4 हो जाए और आपको जल्दी से जल्दी आप रिलेट कर पाए। तो भूपेश बघेल वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के लिए एक योजना स्टार्ट हुई है, आइए जान लेते हैं क्या पूरी बात है इसमें। छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष योजना लागू की है। ठीक है, ये तो हो गया नाम, लेकिन कर क्या रहे हैं इसमें भूपेश बघेल जी? ये भूपेश बघेल जी हैं। इसमें कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता, ठीक है, जिनकी जो पत्रकार थे उनकी अगर किसी की जान चली गई है, जान गंवा दी है उन्होंने कोविड में उस काम को करते हुए, अपनी ड्यूटी पर रहते हुए, तथा पत्रकारों को कोविड के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगर किसी जर्नलिस्ट को कोविड पॉजिटिव हो गया है वो, तो गवर्नमेंट की तरफ से, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से उनको 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। राज्य ने वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि, साथ ही साथ देखिए इनके यहाँ वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि के तहत उनका सम्मान किया जाता है, उनको पेंशन दी जाती है पत्रकारों को। ठीक है, एक उम्र के बाद जब वो अपना काम करने में समर्थ नहीं होते हैं, जब उनकी इतनी एज हो जाती है कि वो पत्रकारिता के जो फील्ड वर्क है उसको नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने पेंशन का स्कीम भी रखी है। उस पेंशन के तहत अभी तक उनको 5,000 रुपये मिलते थे महीने पे, और भूपेश बघेल जी ने घोषणा की है कि ये 10,000 रुपये हर महीने हम उनको पेंशन देंगे। जितने ही वरिष्ठ पत्रकार हैं वहां पर उनको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। कोविड-19 अगर उनको हो जाता है 2 लाख रुपए का, उनको इलाज के लिए पैसा मिलेगा। और किसी की अगर जान चली जाती है कोविड-19 में पत्रकार की, तो उसकी जिम्मेदारी, उसके परिवार को वित्तीय सहायता देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के द्वारा की गई। क्लियर है क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन था? पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य ने लागू की है? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, एकदम क्लियर है क्वेश्चन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है? देखिए, हमने गुजरात का एक अभियान पढ़ा शुरुआत में, आज पहले ही क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ के बारे में एक अभियान पढ़ा, और आ गया है तीसरा। ठीक है, एक योजना जो थी हमने गुजरात की पढ़ी आज के पहले क्वेश्चन में, अगर आपको अभी भी याद हो और आप रिकॉल कर सके तो वो थी वतन प्रेम योजना। फिर हमने छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ा तो हमने पत्रकार कल्याण कोष के बारे में पढ़ा। एक और अभियान शुरू हुआ है हाल ही में, योद्धा बने। ठीक है, अपील की जा रही है लोगों से योद्धा बनने के लिए। योद्धा बनने का मतलब केवल तलवार लेके घोड़े पे बैठना नहीं होता है। ठीक है, तो राज्य ने योद्धा बने योजना शुरू की है। अभियान किस राज्य ने किया है? इसका सही उत्तर है केरल। केरल राज्य ने योद्धा बने अभियान की हाल ही में शुरुआत की है। अब देखिए हुआ क्या है, केरल अभी हाल ही में जो तीसरी लहर आने का इतना भी अंदेशा लोगों को लग रहा है कि थर्ड वेव कोरोना की आ सकती है, कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा है कि आ गई है, उससे बचाव के लिए ये कोरोना योद्धा बने अभियान केरल सरकार ने, क्योंकि हाल ही में अगर आप देखेंगे आंकड़ों को, सबसे ज़्यादा जो कोविड-19 के मामले हैं इस बार, वो सबसे ज़्यादा हमारे देश में केरल में आ रहे हैं। इसीलिए केरल सरकार इनको सबको आगाह कर रही है इसके लिए। केरल में कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर से, ऐसा माना जा रहा है कि ये तीसरी लहर आ गई है, वहां पर मुकाबला करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की कोशिशों, वहां के स्वास्थ्य विभाग ने क्या किया है, कोशिश कर रहे हैं वो कि योद्धा बने। लोगों को क्या बता रहे हैं कि आपको, उनको इंस्पायर्ड कर रहे हैं उससे बचाव के लिए। साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, अभियान शुरू किया है मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने। क्वेश्चन याद रखिएगा, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। उन्होंने कहा है कि इस अभियान का लक्ष्य तीसरी लहर की विभीषिका, मतलब उसका प्रकोप जो है उसको कम करना, और साथ ही टीकाकरण की गति को बढ़ावा देना। योद्धा बनने का मतलब है कि आप थर्ड वेव को रोकने के लिए सबसे पहले जाके टीकाकरण जो चल रहा है, वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन के दोनों डोज लगवाइए, और जितनी भी उसकी गाइडलाइन है, कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए अपने घरों में रहें। ये सब केरल में बहुत जरूरी हो गया है अभी करना, क्योंकि केरल में अंदेशा है, संभावित ऐसा माना जा रहा है कि वो तीसरी लहर ही है। रोजाना हजारों मामले केरल के अंदर आ रहे हैं। केरल ने एक समय पर बहुत अच्छे अपने केरल मॉडल स्थापित कर लिया था कोरोना में, कि केरल का जैसा मॉडल अपनाना चाहिए। केरल में बहुत कम केसेस हो गए थे और धीमे धीमे केरल में केसेस खत्म ही हो गए थे, और आज केरल की यह स्थिति है कि देश के सबसे ज्यादा वहां पर मामले आ रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग इस बीमारी से किसी भी प्रकार से बच के रहें, क्योंकि संभावना है कि तीसरी लहर फिर से आ सकती है इसकी।
तो याद रखिए अभी तीसरी लहर कहाँ पे आ गई है संभावित, केरल में। और केरल ने क्या किया है, योद्धा बने अभियान किसने शुरू किया है, वहां के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, पिनरई विजयन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वन हॉर्न राइनो, ठीक है, वन हॉर्न राइनो को किस कंपनी ने ब्रांड शुभंकर बनाया है। देखिए कंपनियां अपने ब्रांड शुभंकर बनाती हैं, शुभंकर मतलब मस्कट बनाती हैं अपना, एक किसी का हाथी भी होता है, किसी का फूल भी होता है, किसी का कोई पक्षी भी होता है। इसी प्रकार से ये जो कंपनी आप देख रहे हैं IOCL, HPCL, BHEL, BPCL, पहले चलिए इन चारों के नाम आ गए हैं तो इन चारों के फुल फॉर्म ही जान लेते हैं, फिर आंसर के बारे में हम और अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। IOCL का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और चौथा है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इन चारों के नाम आप याद कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं फुल फॉर्म इसके। लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूं, इसका सही उत्तर है IOCL। क्या है इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर है IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में इसने वन हॉर्न राइनो जानते हैं ना इसके बारे में, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा होता है, इसको इन्होंने अपना मस्कट बना लिया है, ब्रांड शुभंकर बना लिया है। अपने हर पोस्टर पर, अपने हर एड पर, अपनी हर योजना पर ये उसको दिखाते हैं। अभी दिखाना स्टार्ट कर चुके हैं, अभी आगे और भी दिखाएंगे। एक सींग वाला गेंडा, असम कांजीरंगा, इसका नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए कांजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि वहीं पर पाए जाते हैं, असम और पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं एक सींग वाले गेंडे, ठीक है। चाहते हैं तो आप इमेजेस की सर्च कर सकते हैं, नेट पर देख सकते हैं। आशा करता हूं कि सबने देखा होगा, और जो ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको नहीं देखा है वो इसको एक बार देख जरूर लें, क्योंकि कांजीरंगा नेशनल पार्क जिसके बारे में आप पढ़ते हैं वो इन्हीं के संरक्षण के लिए फेमस माना जाता है। तो IOCL ने हाल ही में वन हॉर्न राइनो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वन हॉर्न राइनो, को अपना शुभंकर बनाया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हाल ही में एक सींग वाले गैंडे को अपना शुभंकर बनाया है। कुछ इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, IOCL के बारे में बता ही चुका हूँ। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। देख सकते हैं आप, ये वन हॉर्न राइनो है, इस प्रकार का शुभंकर इन्होंने इसको लिया हुआ है, और अब ये इनके पोस्टर्स पर रहेगा, इनको रिप्रेजेंट करेगा IOCL को, ठीक है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, शुभंकर से क्वेश्चन आते रहते हैं, ओलंपिक्स के शुभंकर आते हैं, फीफा के शुभंकर आते हैं, हर जो कोई गेम हो रहा है, कोई बड़ा नेशनल इंटेंस लेवल पे, उसके मस्कट पूछे जाते रहते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसको भी लिख लीजिए, इसका हेडक्वार्टर ही पूछ लिया जाता है। IOCL का हेडक्वार्टर मुंबई में है, IOCL का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और 1959 में स्थापना हुई थी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है हमारा पैरा ओलंपिक से। हमने कल ही पैरा ओलंपिक के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की हैं। बैडमिंटन में किसको क्या मिला है, किसको सिल्वर मिला है, किसको ब्रॉन्ज मिला है, कितने गोल्ड हो गए हैं, कितने गोल्ड हो गए हैं, 5 गोल्ड आए हैं टोटल। 5 सितंबर को पैरा ओलंपिक समापन हो गया है। तो क्वेश्चन ये है कि समापन तो हो गया है, भारत जो है उसने इस पूरे पैरा ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने इस पैरा ओलंपिक में कुल 19 मेडल जीते हैं। ये अभी तक के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने किसी भी पैरा ओलंपिक में इतने मेडल कभी नहीं जीते थे, बल्कि 2016 के रियो ओलंपिक में इंडिया ने मात्र 4 मेडल जीते थे टोटल, और इस बार हमने 19 जीते। तो ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। इसका मतलब है खेलों में लोगों की रुचि बढ़ रही है, गवर्नमेंट भी इसके लिए काम कर रही है, स्पोर्ट के लिए, तभी जाके तो हम इतने सारे मेडल लेके आ रहे हैं। क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को वो वातावरण देना, वो पर्यावरण देना गवर्नमेंट का काम होता है, जिसमें वो अपने गेम को आगे बढ़ सके। तो भारत ने इस बार पैरा ओलंपिक में कुल 19 मेडल जीते हैं। एक पूरा का पूरा वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए प्रयास कर रहा हूं कि पैरा ओलंपिक को ओलंपिक बना सकूं, क्योंकि आगामी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप मान के चलिए जीए में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से आएंगे। तो एकदम क्लियर हो जाएगा उस वीडियो के बाद। बहुत जल्द ही इस तैयारी में हम लोगों की पूरी टीम की एक आपको ऐसा वीडियो दिया जाए, आप ओलंपिक और पैरा ओलंपिक को एकदम अच्छे से समझ सकें। तो आइए चर्चा विस्तार से कर लेते हैं। बाकी आपको इसमें भी बहुत कुछ मैं बता दूंगा कि 19 मेडल टोटल मिले हैं, ठीक है। कितने मिले हैं पैरा ओलंपिक में? टोटल मेडल 19। इसमें देख लेते हैं
इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहले हुआ कहां पर था? टोक्यो में। इंडिया को 5 गोल्ड मिले हैं, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 कांस्य, 6 ब्रॉन्ज। इंडिया को याद रखिए, इंडिया को 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज पदक मिले हैं और कुल मिले हैं 19 पदक। यह पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। 2016 के रियो ओलंपिक में भारत ने केवल 4 पदक जीते थे। कहां पर? 2016 के रियो में। लेकिन इसके करीब 5 गुने पदक भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं। मतलब पिछले 4 साल पहले जितने पदक हमको मिले थे उससे लगभग 5 गुने पदक हमने इस बार जीत लिए हैं। भारत पदक तालिका में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि रियो पैरा ओलंपिक की पदक तालिका में हमारा इंडिया कौन से स्थान पर रहा? 19 मेडल मिले टोटल, वो तो सही बात है, लेकिन उसका स्थान कौन सा रहा सारे देशों में? तो इंडिया का स्थान रहा है 24वां। कौन सा स्थान रहा है इंडिया का? 24वां। और जबकि इस पूरे पैरा ओलंपिक में जो टॉप पे था वो है चाइना, 207 मेडल के साथ। चाइना ने इस पूरे पैरा ओलंपिक में 207 मेडल जीतकर इस पदक तालिका में टॉप रैंक हासिल की है। उसी पदक तालिका में इंडिया की रैंक 24वीं है और इंडिया ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 कांस्य के साथ टोटल 19 जीते हैं, जो रियो ओलंपिक से केवल 4 ही मिले थे रियो ओलंपिक में और अभी हमको उससे 5 गुने लगभग मेडल मिले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि इंडिया स्पोर्ट में प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, उनको इस प्रकार का एनवायरनमेंट मिल रहा है। अपनी लेखना ने हमारे गोल्ड जीता है, प्रवीण कुमार ने गोल्ड जीता है, सुमित अंतिल ने गोल्ड जीता है। ऐसे और भी कई नाम हैं जिनको जल्दी से जल्दी एक वीडियो में आपको क्लियर कर दिया जाएगा और आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट थे। योजनाएं के बारे में हमने इसमें आपको बताया, गेम्स के बारे में बताया, शुभंकर किसी ने बनाया है अपना, उसके बारे में बताया। ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको जल्दी से जल्दी ब्रह्मास्त्र क्लासेस में कहीं ना कहीं से आपको मतलब कहीं ना कहीं से का मतलब है जहां मुझको लगता है कि यहां से ये टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है वहां से मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, किसी भी प्रकार से आपको वो क्वेश्चन दे के रहूंगा ताकि आप उसको याद कर सकें, समझ सकें। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के रिवीजन वाले क्वेश्चंस पर। टोक्यो पैरालंपिक को हम समझ चुके हैं। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है? तो इसका उत्तर है वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला, मैंने आपको बताया ये पहली ऐसी महिला है जो किसी पीएसयू में सीएमडी बनी है और आईआईटी कानपुर की छात्रा रही है केमिकल इंजीनियरिंग की वर्तिका शुक्ला जी। बहुत पहले से उसमें कार्यरत थी और उनकी योग्यता को देखते हुए उनको कंपनी का सीएमडी बना दिया गया। हाल ही में किस एजेंसी ने मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है? तो आपको बता चुका हूं कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा यूएस की है। इसने क्या किया है? नर्म चट्टान का एक टुकड़ा प्राप्त कर लिया है धरती पर लाने के लिए। बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे कुछ मंगल से इंडिया धरती पर ला सके। इंडिया में तो ये लेके नहीं आएंगे, नासा तो यूएस की है, फिर उस पर रिसर्च करेंगे। तो मार्स रोवर नासा की है, ये मिशन है उनका और उन्होंने एक चट्टान का टुकड़ा प्राप्त कर लिया धरती पर लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हिम तेंदुए को राजपशु और ब्लैक नेक्ड क्रेन को राजकीय पक्षी घोषित किया? तो मैं आपको बता चुका हूं कि लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में इसकी घोषणा हुई थी। इसकी राजधानी लेह है। तो लद्दाख ने ब्लैक नेक्ड क्रेन जो केवल लद्दाख में पाया जाता है पूरे भारत में, उसको राजकीय पक्षी, करीब 1.5 से 2 मीटर इसकी हाइट होती है, और हिम तेंदुआ बर्फ में रहता है ये हिम तेंदुआ, और इसको अपना बना लिया है राजकीय पशु। तो ये 3 क्वेश्चन हुए। अगले 2 क्वेश्चन और हैं आज के। हाल ही में किसने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर में कांस्य और 50 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है? इन्होंने एक ही पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं भारत के लिए, जिनका नाम है सिन्हराज अधाना। ठीक है, 2 मेडल मिले हैं इनको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस थी, बता चुका हूं आपको। हाल ही में कब मनाया गया? 4 सितंबर को। ठीक है, और मनाते कब हैं वैसे? सितंबर के
पहले शनिवार को, सितंबर माह के पहले शनिवार को गिद्धों को बचाने के लिए, गिद्धों को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं। पूरा समझने के लिए पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। उनको बचाने के लिए 4 सितंबर के दिन गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो ये थे आज के रिवाइज वाले क्वेश्चन, और बाकी 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे मैं आपको बता चुका हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर और भी अच्छे जीए के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।